Jai Hind friends. Today we are discussing one of the important topic, जो टॉपिक काफी दिनों से न्यूज में आना चाहिए था, लेकिन उस न्यूज को कवर किया संसद अटैक ने। उससे बड़ी एक न्यूज जो बननी चाहिए थी वो न्यूज नहीं बनी, लेकिन उस न्यूज से, उस एक कॉन्टेक्स्ट से कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। और टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि राज्यसभा ने भी एक बिल पास कर दिया है रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्शंस एंड डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसको उससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब एग्जाम एक अलग तरीके से आ रहे हैं। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन सब चेंज हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन सीधे आ जाते थे, जैसे हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप सीधे जवाब दे देते थे राजीव कुमार। सीधा जवाब था। या फिर आपसे पूछ लिया हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपका जवाब सीधा होता था फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन। फिर मान लो आपसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि भाई, व्हेन डिड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो हमारा जवाब होता था 16 अक्टूबर 1989। ठीक है। But now the questions are changing. Now the competition is increasing and now questions are again changing into different forms. अलग अलग क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं। तो हम एक बार डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं। न्यूज में केवल हमने अब अगर आप न्यूज देख रहे हो तो दो ही टॉपिक पे न्यूज, सारी की सारी मीडिया जो है वो बटी हुई है। एक संसद अटैक पे, दूसरा पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपी हैं, उनके सस्पेंशन को लेकर के, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है कि राहुल गांधी ने वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर दी। अगर इस इन छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मुद्दा बना करके मीडिया दिखाएगी, तो राहुल गांधी की तो हर तीसरा बीजेपी का एमएलए एमपी मिमिक्री करता है। तो आई थिंक इस समय तो खुद वाइस प्रेसिडेंट को सामने आके बयान दे देना चाहिए था, बट दैट इज अनदर थिंग। नाउ let us discuss Election Commission of India in great detail, or in such a manner that if any question strikes in our exams regarding the Election Commission of India, we should not lose the marks on that question. देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में भारतीय संविधान में पार्ट 15 आर्टिकल 324 में डिस्कस किया गया है। पार्ट 15 में जो आर्टिकल्स आते हैं वो 324 टू 329 तक आते हैं। ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन दैट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 25 Jan 1950, not 1940, 1950, 25 Jan 1950 से ये कार्यरत हुआ। पहले जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने उसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। कौन थे? सुकुमार सेन। हाल में कौन है? राजीव कुमार। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के प्रॉब्लम कहां है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए या कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें ऑप्शन होते हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद, if any state is having, president, vice president, ये जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस कंडक्ट कराने की, इनको कंट्रोल करने की, सुपरविजन की जो जिम्मेवारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। ठीक है। अब इसी में मान लो ऑप्शन में डाल देगा कि इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्शन टू द विलेज पंचायत, क्या ये यहाँ इलेक्शन होते हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है? तो आंसर का क्या होगा? आंसर होगा नहीं। ये इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं? ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन तो वो एक अलग टॉपिक है, पंचायती राज पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे। बट डू रिमेम्बर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन कराता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के क्या क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। देखिए, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्यतः है, आर्टिकल 324 में। उसके बाद हमने देखा कि भाई पहले कौन थे, अब कौन है इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, अगर हम बात करें नाइन्थ लोकसभा इलेक्शंस हुए तब तक, नाइन्थ लोकसभा इलेक्शंस तक जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्ट्रेंथ रही वो रही केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर केवल एक रहे नाइन्थ लोकसभा इलेक्शंस तक। नाइन्थ लोकसभा इलेक्शंस के अंदर या उसके बाद ये क्या किया गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस आउट कर देते हैं वो ये है कि 1989 में जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 years to 18 years। मतलब अब 18 ईयर ओल्ड भी वोट कर सकता है। भाई सिंपल है, जब इतना बदलाव होगा तो कई आंकड़े चेंज होंगे, वोटर्स लिस्ट चेंज होगी और काम अचानक से बढ़ गया। तो जब काम बढ़ा तो ये डिसाइड किया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कितने होंगे, वो मेंबर्स 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड ऑन 16th October 1989, but their tenure ended in or on 1st Jan 1990। इनको टेम्परेरीली अपॉइंट किया गया था। ठीक है। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर
in 1989 when the strength of the Election Commission of India was increased. तो इसका सीधा सा आंसर है TN Session. TN Session was the Chief Election Commissioner of India in 1989 or thereafter for a long period. अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, अब 1990 के अंदर ये चीजें आ गई, ठीक है। अब 1991 में एक बिल लाया गया, एक एक्ट लाया गया, और वो एक्ट था कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांसक्रिप्शंस और बिजनेस। मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के एक बिल लाया गया 1991 में। 1991 में एक बिल लाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे दैट हु वाज द प्रेसिडेंट इन 1991 व्हेन दिस एक्ट वाज बॉट। ये एक्ट जब पास हुआ, बिल बना, तो ये बेसिकली जो बिल है उसको कब ये चेंज किया, कब ये एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट के साइन हुए, तो वो कौन प्रेसिडेंट थे 1991 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, अब इसका आंसर क्या होगा। अब हमने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि जब भाई 1991 में ये बदलाव आया तो प्रेसिडेंट कौन था। प्रेसिडेंट थे आर वेंकटा रमन। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आर वेंकटा रमन वाज द प्रेसिडेंट इन 1991 व्हेन दिस चेंज वाज बॉट। ये चेंज जब आया, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। भाई देखो, जब ये एक्ट आया और एक्ट के माध्यम से स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स बने, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN सेशन, उन्होंने केस किया या एक केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली केस जो था वो सरकार के पक्ष में गया और 3 इलेक्शन कमिश्नर्स तब से हमारे यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब हम यहाँ जब ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब 3 हो गए। अब 3 जब हैं तो यूजुअली यूनानिमस डिसीजंस लिए जाते हैं। यूनानिमस डिसीजंस मतलब बहुमत के साथ तीनों जिस चीज पे एग्री करते हैं वही डिसीजन लिए जाते हैं, बट डिसीजंस आर ऑल्सो टेकन विद मेजोरिटी। मतलब ये है कि इन केस वो ऑल द 3 आर नॉट एग्रीइंग ऑन पर्टिकुलर डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लिया गया कि हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन डेट है, वो इलेक्शन डेट मान के चलते हैं कि अक्टूबर 2024 कर दी, ठीक है, और लेट से 16 अक्टूबर। और इस चीज के अंदर अब मेजोरिटी या जो डिसीजन हैं वो डिफर कर रहे हैं, तो अब मेजोरिटी जो जिस डेट को फिक्स करेगी, मान लो 3 में से 2 लोगों ने बोला कि नहीं, इंस्टेड ऑफ 16th ऑफ दिसंबर और 16th ऑफ अक्टूबर वी शुड कंडक्ट द इलेक्शंस ऑन 21st ऑफ अक्टूबर। तो मेजोरिटी जिस चीज को अप्रूव करेगी, इट डज नॉट मैटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहा है। मैटर क्या करता है कि 3 में से 2 अगर किसी डिसीजन पे है, तो चाहे एक अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरी तरफ है, डिसीजन कौन सा मान्य होगा, मेजोरिटी द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो मान्य होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
भाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनको अपॉइंट करना या उनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, क्या उनको किसी और फील्ड में भेजा जा सकता है। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले एक फैक्ट और देख लेना कि ईवीएम को लेकर के काफी बड़ा आज के समय बवाल हो जाता है। तो ईवीएम पहली बार कब और कहां इस्तेमाल हुई? ईवीएम पहली बार केरल के अंदर इस्तेमाल हुई थी। कब हुई थी? 1982 के अंदर। और 1982 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1982 में केरल में बाई इलेक्शंस में इसको यूज किया गया था, बाई इलेक्शंस। लेकिन उस समय इसके ऊपर केस हो गया था ईवीएम्स के ऊपर, क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस वाज टोटली डिफरेंट बिफोर द यूज ऑफ ईवीएम्स, बट लेटर ऑन थिंग्स वर चेंज्ड इन द कंडक्शंस और इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, और फिर ईवीएम को मान्यता प्राप्त हो गई थी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी कैन यूज ईवीएम्स इन इलेक्शंस, ठीक है। लेकिन पहली बार कहां यूज हुई थी? केरल के अंदर बाय इलेक्शंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट या टेन्योर की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट को लेकर के तो अब सारी प्रॉब्लम्स हैं ही। अपॉइंटमेंट को लेकर के तो राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है 2023 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज बिल 2023 जो आया है वो तो सारा अपॉइंटमेंट को लेकर के काफी ज्यादा कंसिडरेशन है। टेन्योर की अगर हम बात करें, टेन्योर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसका टेन्योर कितना होता है? उसका टेन्योर होता है आपका 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, इयर्स ऑफ एज, ठीक है, क्लियर है। मतलब 6 साल का पूरा टेन्योर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समवन इज अपॉइंटेड इन 2023 एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 2029 में उसको रिटायर किया जाएगा। या फिर मान लो 2023 में किसी को अपॉइंट किया गया और उसकी एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 62 इयर्स है, तो ये 65 का कब हो जाएगा? 65 का हो जाएगा 2026 के अंदर, तो इसकी रिटायरमेंट 2026 में होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी रीअपॉइंटेड, मतलब ये मान के चलो कि कोई 48 इयर्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, 48 इयर्स उसकी एज है, 6 साल में वो 54 का हुआ, 65 का नहीं हुआ, कैन ही बी रीअपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो द कॉन्स्टिट्यूशन और देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ लॉ दैट नो, reappointment is not there. No one can be reappointed in the or as the chief election commissioner of India. Is that clear? टेन्योर कितना है? या तो 6 साल का या till the time he attain the age of 65 years, इतना ही उसको क्या मिलता है? टेन्योर मिलता है। Is that clear? ठीक है। सेम इज द केस विद इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी क्या है? 6 साल का टेन्योर मिलता है, ठीक है, 6 साल का टेन्योर मिलता है और उसको क्या है कि 65 इयर्स ऑफ एज तक सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, तो रिमूवल के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, removal of chief election commissioner is done or process is same which is opted for whom, which is opted for removal of the judges of the supreme court, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट जजेस, वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा इसको हटाने के लिए
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। दैट सिंपली मीन्स स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा plus this bill should be passed in one single session of the parliament. That simply means अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया विंटर सेशन में तो विंटर सेशन में ही ये पास हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये बिल क्या कर जाएगा, लेफ्ट कर जाएगा, ये बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जजेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अब देखो मेजोरिटी भी कई प्रकार के हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज अगेन ए वेरी डिफरेंट टॉपिक। हम उसके बारे में उसके अंदर उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ये तो बात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब हम बात कर लेते हैं कैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये किसके द्वारा हटाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल पे भी प्रेसिडेंट ही साइन करता है, बट वो साइन कब करता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चीज याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्पेशल मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है, तो वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिकमेंड कर सकता है रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो रिकमेंडेशन है, अब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, whether this recommendation by the chief election commissioner to the president to remove the election commissioner is binding on the president or president can avoid this recommendation। अब क्वेश्चन क्योंकि सीधे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन पूछा गया तो whether this recommendation is binding or not, no it is not बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। और ये एक ऐसा केस आया जो केस था नवीन चावला का, नवीन चावला केस, जिसको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड भी किया, लेकिन नवीन चावला को हटाया नहीं गया और नवीन चावला बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो नवीन चावला ने 3 साल तक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम किया है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो क्या इनका टेन्योर 6 साल का रहेगा? नहीं, इनका टोटल टेन्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल टेन्योर 6 साल का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल तो इलेक्शन कमिश्नर रहे, उसके बाद 6 साल इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन गए। टोटल टेन्योर क्या है, टोटल टेन्योर वेदर एज इलेक्शन कमिश्नर प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंगली एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके अंदर क्या है कि आपका टोटल टेन्योर 6 साल का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की, कि कैसे इनको अपॉइंटमेंट या अपॉइंट किया जाता है, क्या कंडीशंस है। देखो यूजुअली जब हम इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में। सर्विसेज जरूरी नहीं है, 10 साल का उनका एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट होना चाहिए। और अभी तक का जो प्रोविजन है ये है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को ही इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। पहले जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती थी वो होती थी सिंपल प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिंपली कौन रिकमेंड कर देता था? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वही आदमी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट should be advised by prime minister, judges of a supreme court, one judge of a supreme court, और in case supreme court के chief justice भी हो सकते हैं और जज भी हो सकते हैं, appointed by him, judge of supreme court and leader of opposition in लोक सभा। अगर कोई नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा तो उस केस में लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन largest single party which is there in the opposition in Lok Sabha। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, जज, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते वक्त ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली एक बिल पास हो गया और उस बिल के अंदर ये आया कि अपॉइंटमेंट ऑफ CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी डन बाय, किसके द्वारा की जानी चाहिए? शुड बी डन बाय प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, और विल बी, नॉट शुड बी, अब तो क्योंकि ये बिल पास हो चुका है तो ये क्या हो गया? विल बी। ठीक है, विल बी। भाई अब से जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ में कौन होंगे? एनी मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये आ गया है कि सिंपल है, अगेन जो सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा था कि भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर रखा जाए, इसको लिटरली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कई कमेटियों ने भी इसको रिकमेंड किया। ठीक है ना, कई कमिटीज ने रिकमेंड किया कि इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये मेंबर्स रखो, लेकिन आज की सरकार ने ये बिल पास कर दिया कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी में होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस कमेटी में होंगे, और एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी मिनिस्टर उस कमेटी में होगा। तो सिंपल है, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा तो सरकार की इंटरफेरेंस रहने के चांसेस 99 क्या 100% है। ठीक है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो एक लोकतंत्र को मजबूत करने वाला डिसीजन था। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है या लोकतंत्र का एक और जो स्तंभ है वो हिल जाएगा, उसके अंदर दरार आ जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल है कि नाउ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंट एनी यस मैन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यस मैन मतलब जी हुजूरी। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि IAS ऑफिसर ही अपॉइंट होगा। एनी मेंबर हु इज हैविंग एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, कल को वो हमारे लॉ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कल को वो हमारा कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। अलाउंसेस जो मिलते हैं इनको, जितने भी जैसे सैलरी वगैरह है, अलाउंसेस जो मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। हालांकि बीच में एक बिल आया था जो ये कह रहा था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग देयर अलाउंसेस विद और इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, देयर पोजीशन विल बी रिड्यूस टू सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी ऑफ अ पर्टिकुलर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री, उसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को कॉल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकता है। तो इसको डी वैल्यू करने की भी कोशिश की गई, बट आई थिंक अब जो रूल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही है कि जो अलाउंसेज मिलेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही होंगे। इनकी सैलरी अगर फिक्स हो गई है तो उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। ओनली एक्सेप्शनल इज देयर, दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब देखो 1993 में, इंपॉर्टेंट है, 1993 में एक केस आया, एक बिल पास हुआ कि एट द मैक्स, इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या मान लो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, 1993 में ये केस आया या ये बिल पास हुआ कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया can only be one chief election commissioner and four election commissioners, मैक्सिमम। और ये 1993 का एक्ट है, पास हो चुका है। तो मैक्सिमम कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं? 4 इलेक्शन कमिश्नर प्लस 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज देयर। ठीक है, तो मतलब यह है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर and not more than 4 election commissioners in the Election Commission of India. Is that clear? I hope most of the topics regarding Election Commission of India I have covered mostly. जैसे पहले कौन थे, 1989 में कौन थे, अब कौन है, मिनिमम एज क्या और मैक्सिमम एज क्या है। ठीक है, इवन प्रेसिडेंट हमने कवर किए कि प्रेसिडेंट कौन था जब 1991 का बिल पास हुआ, तो उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, किसके हस्ताक्षर हुए, तो हमने देखा आर वेंकटरमन जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय। विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड दिस इज इंफॉर्मेटिव, काफी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।